नमस्कार। द फॉलो अप के रोजाना के इस लाइव में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मेरा नाम संजय रंजन है और मेरे साथ इस लाइव डिस्कशन में द फॉलो अप के पॉलिटिकल एडिटर जितेंद्र कुमार और मेरे सहयोगी मनोज पांडे भी मौजूद हैं। एक ऐसा मुद्दा जिसे छूने में ज्यादातर सरकारें जो है बचती रही है। सीएनटी की मैं बात कर रहा हूं। कैप्शन में आप दरअसल समझ ही गए होंगे। सीएनटी कानून को लेकर के जब भी इसमें संशोधन की बात हुई तब तब जो है सड़क से लेकर के सदन तक बवाल हुआ। रघुवर दास की सरकार में भी एक बार कोशिशें की गई कि सीएनटी में जो है संशोधन किया जाए, लेकिन उस वक्त विपक्ष में रहने वाला झारखंड मुक्ति मोर्चा और नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन काफी मजबूती से जो है उसका विरोध किए और परिस्थितियां ऐसी हुई कि रघुवर दास की सरकार पर जो है एक डेंट कहें कि आदिवासी समाज के भीतर यह जरूर परसेप्शन बना कि वो आदिवासी हित में जो है काम नहीं कर रहे हैं। अब टीएसी की बैठक 16 अप्रैल को होनी है और एक जो हम लोगों के पास जो खबरें हैं सूत्रों के मुताबिक कि सीएनटी कानून में जो थानों की जो बैरियर है, जो बाध्यता है, उसको समाप्त किया जा सकता है। इस पे बातचीत हो रही है। अब सीएनटी के जो ये बैरियर हैं, थानों का जो बैरियर है, उसको समाप्त करने से क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इसको आदिवासी समाज एक्सेप्ट कर भी पाएगा, इस तमाम तरीके के जो भी सवाल इससे हैं संबंधित हैं, उस पे हम लोग बातचीत करने और समझने की कोशिश करेंगे कि टीएसी के जरिए जो सीएनटी में जो बदलाव की जो कोशिशें होती हुई दिखाई पड़ रही है या फिर जो भविष्य में अगर 16 तारीख को अगर इस पे मुहर लग जाती है तो क्या टीएसी के मात्र फैसले से ये संशोधन हो जाएगा, उसकी प्रक्रिया क्या है, और अगर थानों की जो बाध्यता है वो अगर समाप्त कर दिया जाता है तो उसका लाभ आदिवासी समाज को कितना मिल पाएगा और इसका जो है नुकसान क्या हो सकता है। इन तमाम तरीके के सवाल का जो है जवाब आज हम लोग टटोलने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल सर आपसे ही है। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि दरअसल होने क्या जा रहा है। 16 अप्रैल को जो बैठक होनी है टीएसी की, हम लोग जो ये बातचीत कर रहे हैं उसके पीछे की संभावनाएं क्या है? दरअसल जो 2023 में टीएससी की बैठक हुई थी उसमें थाना क्षेत्र की जो परिधि है उसको बढ़ाने पर सहमति बनी थी। तो ये जो बैठक 16 तारीख को होने जा रही है उसमें भी यही विषय मतलब मुख्य रूप से यही विषय है जो थाना क्षेत्र के दायरे को, उसके परिधि को बढ़ाया जाए। अब क्यों बढ़ाया जाए, तो इसके पीछे का कारण ये है कि सीएनटी एक्ट में कहा गया है कि एक थाना क्षेत्र के आदिवासी ही दूसरे आदिवासी को अपना जमीन बेच सकते हैं और दूसरे आदिवासी से वो दूसरा आदिवासी जमीन खरीद सकता है। मतलब थाना क्षेत्र के अंदर रहने वाले ही जातियां एक दूसरे को जमीन बेचेंगी और खरीदेंगी। मतलब ये सिर्फ ट्राइबल जाति समूह पे आता है या फिर सीएनटी के अंदर जो और दूसरी जातियां भी है उनके ऊपर भी यही है कि आप सीएनटी के दायरे में अगर आप हैं, आपकी जमीनें हैं, तो आप थाना क्षेत्र के अंदर ही खरीद बिक्री कर सकते हैं? नहीं, दूसरी जातियों के साथ भी यही प्रावधान है और ये 1908 का प्रावधान है। अब आप रांची को बना दिए राजधानी, दुमका का कोई भी व्यक्ति या आप साहेबगंज का कोई भी व्यक्ति चाहेगा ना जो रांची में हम जमीन खरीदें, हम भी मकान बनाए, जब राजधानी है तो अपने स्टेट के ही आदमी को अपने राजधानी में जमीन खरीदने का अधिकार न हो, तो यह तो दुर्भाग्यजनक स्थिति है। अब विषय सिर्फ इतना है जो है, तो अब इसमें यह काम तब होगा जब सीएनटी एक्ट में संशोधन होगा जी। तब दुमका का आदमी आके रांची में मतलब आधिकारिक रूप से जमीन खरीद सकता है। ऐसे बहुत सारे लोग इसको मतलब ऐसे समझाइए कि मतलब ये दुमका का अगर कोई आदिवासी व्यक्ति है जो रांची में जमीन खरीदना चाहता है, आदिवासी का ही जमीन खरीदना चाहता है, वो नहीं खरीद बिक्री कर सकता है अभी, क्योंकि वो सीएनटी एक्ट में जो 46 का जो बैरियर है जिसके तहत मतलब ये तय है कि आप थाना क्षेत्र के अंदर ही अब खरीद बिक्री कर सकते हैं, उसको क्या टीएसी में मतलब समाप्त किया जाएगा? और अगर फैसला टीएसी में लिया जाता है तो क्या बाकी में लागू हो पाएगा? कैसे, क्या इसका नियम कानून? वही बता रहे हैं
कि जब आप थाना क्षेत्र की परिधि को बढ़ा देंगे, हाँ। और जितना दूर तक बढ़ाएंगे, मान लीजिए थाना क्षेत्र के परिधि को समाप्त करके जिला को परिधि मान लेंगे। तो अभी तो वर्तमान में अब रांची एक जिला है, तो यहाँ कई थाने हैं। अब रांची जिले को ही अगर परिधि मान लिया जाएगा, तो रांची जिला में अब बुंदू तमाड़ का व्यक्ति भी रांची में जमीन खरीद सकता है। फिलहाल तो वो नहीं खरीद सकता है, लेकिन ये सिर्फ टीएससी के में सहमति बन जाने से ऐसा नहीं होगा। टीएससी जो है वो आपका संविधान की 9वीं अनुसूची में इसको शामिल कर दिया गया है, टीएससी के कई धाराओं को, जैसे उसमें 46 है, 48 है, 71 है, 242 है। तो 5th शेड्यूल में जो भी विषय को संविधान में डाल दिया गया है, उस पर अगर आपको कोई भी संशोधन करना है तो उसमें राष्ट्रपति की सहमति चाहिए। तो टीएससी अभी सहमति बनाएगा, राज्य सरकार को भेजेगा, राज्य सरकार फिर राज्यपाल को प्रस्ताव भेजेगी, और उसके बाद राज्यपाल अपने मतलब अगर संतुष्ट रहे तो वो राष्ट्रपति को भेजेंगे, और राष्ट्रपति की अगर सहमति बनी तब वो संशोधन हो पाएगा। मतलब एक सवाल ये उठता है कि तब, जबकि ये बहुत ही सेंसिटिव मसला है सीएनटी का, इसको लेकर के आप देखिए कि 7-8 साल पहले का ही अगर सिनेरियो देखें अगर झारखंड में, तो किस तरीके का जो विरोध हुआ उस समय की मौजूदा सरकार की जो रघुवर दास नेतृत्व कर रहे थे, और बहुत सारी बातें कही गई। अभी क्या जरूरत पड़ गई है? क्या मतलब ये आदिवासी समाज के भीतर से यह मांग उठ रहा है? क्योंकि आप देखिए कि मौजूदा समय में जो सरकार है वो भी प्रो आदिवासी गवर्नमेंट मानी जाती है। हेमंत सोरेन खुद उसका नेतृत्व कर रहे हैं, और चूंकि मुख्यमंत्री ही पदेन अध्यक्ष होते हैं टीएससी के, तो हेमंत सोरेन ही लीड करेंगे इस बैठक को। 16 तारीख को जो बैठक होनी है वो तो उसमें रहेंगे बतौर अध्यक्ष। बिल्कुल। देखिए 1908 में जब सीएनटी एक्ट बना था, उस समय का सामाजिक आर्थिक स्थिति अलग थी, और आज मतलब लगभग 100 से ज्यादा साल हो गए, मतलब 116-17 साल बीत चुके हैं। अब सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां जो है वो पूरी तरह बदल गई है, और ये जो थाना क्षेत्र के दायरे को बढ़ाने की बात हो रही है, इसको जो हम समझ रहे हैं, इसमें कोई भी आदिवासी इसका विरोध नहीं करेगा, क्योंकि उनके हित की बात हो रही है। और आप अगर देखेंगे तो हर आदिवासी का बड़ा नेता अधिकारी जो पैसे वाला है, वो चाहता है जो हम रांची के रहने वाले हैं तो हम गुमला में भी जमीन खरीदें, अगर कोई मतलब जरूरत है तो, या गुमला वाला है तो वो चाहता है जो रांची में खरीदे। तो इस पर हमको लगता है जो कोई बहुत भारी विरोध होने की संभावना नहीं है। नहीं, लेकिन आप जब यह बोल रहे हैं उसमें जो आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि जो पैसे वाला है, तो कुल मिलाकर के ये पैसे वालों और जो संसाधन वाले लोगों से जमीन बचाए रखने की ही लड़ाई तो थी, जिसको लेकर के सीएनटी एक्ट मैं जो समझ पा रहा हूं, मैं बहुत डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूं, लेकिन इसकी अवधारणा तो यही होगी कि भाई कैसे आदिवासियों की जमीन बची हुई रहे, इसीलिए उसको एक सीमित दायरे में उसको रखा गया। और अब जब आप ये बोल रहे हैं कि ठीक है कोई एक ट्राइबल समाज का ही व्यक्ति जो बहुत पैसा वाला हो गया है, तब तो वो इधर उधर जहां तहां जमीन फिर खरीदने लगेगा। बिल्कुल। तो इसका नुकसान किसको होगा? वो तो आदिवासी को ही होगा। और आप खुद भी समझ सकते हैं, और सामान्य बात है, जो एक गुमला के किसी सुदूर गांव में रहने वाला गरीब आदिवासी को इस संशोधन से क्या फायदा होगा? वो रांची में आके क्या जमीन खरीद सकता है क्या? जिनके पास पैसा है वही ना रांची में आके जमीन खरीदेंगे, वही ना जमशेदपुर में खरीदेंगे, धनबाद में खरीदेंगे, या उस क्षेत्र में खरीदेंगे जहां बिजनेस या उस क्षेत्र के जमीन का वैल्यू बढ़ रहा है। एक गरीब आदिवासी को तो कोई फायदा है नहीं। लेकिन इसमें एक तर्क यह दिया जाता है कि वैसे गरीब आदिवासी जो जिनके घर में शादी है, बीमारी है, वो भी जो है जरूरत पर नहीं बेच पाते हैं अपनी जमीन होते हुए भी, अपने बच्चों का या फिर अपने बुजुर्गों का, महिलाओं का इलाज नहीं करा पाते हैं उस तरीके से, या फिर शादियों में उस तरीके से उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो एक तर्क तो दिया जाता है कि ठीक है इसके दायरे को हटाया जाना चाहिए। पांडे जी, आपसे भी मैं वही समझना चाह रहा हूँ, बाकी के सवाल हम लोग लेंगे, लेकिन जब सर यह बोल रहे हैं कि जो पैसे वाले लोग हैं उनके लिए एक स्कोप खुलेगा, तो कुल जमा लड़ाई तो यही था कि भाई पैसे वालों के पास ही एक खास लोगों के पास ही जमीन नहीं चली जाए। भले ही उस समय गैर आदिवासियों के लिए यह इस तरीके का कॉन्सेप्ट इजाद किया गया होगा,
अभी अगर ट्राइबल समाज में ही अगर थानों का बैरियर अगर समाप्त कर दिया जाएगा, तो इसका आप क्या देख रहे हैं? व्यापकता में इसका लाभ होगा या फिर इसका आदिवासी समाज को नुकसान होगा? देखिए, सीएनटी एक्ट जब बना था उस समय दरअसल बना था, लोग तो एक मोटा मोटी बोल देते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा ने लड़ाई लड़ी जमीन को लेकर, इस वजह से संरक्षित करने के लिए। दरअसल जंगल साफ करके खेत बनाया जाता था आदिवासियों के द्वारा, और उस खेत पर खेती की जाती थी, और अंग्रेज आकर वहां पे अपना टेंट तंबू लगा देते थे और उसको रेवेन्यू मान के बोलते थे टैक्स दो। उसका विरोध हुआ था। इस वजह से जंगल जब साफ करके आदिवासी सालों साल जंगल साफ करते थे, काटते थे, खेत बनाते थे, उसको लेकर हुआ कि सारे रिचुअल्स भी हैं जो ट्राइबल को लैंड से जुड़े हुए हैं, इसलिए इनको लैंड को चाहिए। सीएनटी से पहले 1855 में ही बन गया था एसपीटी, क्योंकि संथाल में वहां अलग इशू था। अब देखिए सीएनटी में अभी तक 53 बार संशोधन हो चुका है, ठीक है। अब है कि ये सरकार जो थाना क्षेत्र का बाध्यता हटाएगी, तो थाना क्षेत्र का बाध्यता हटने का मतलब कोई भी कहीं भी खरीद सकता है, तो इसका ऐसा प्रोविजन नहीं है। जब 69 में इसमें संशोधन किया गया था, तो उस समय बिहार शेड्यूल एरिया रेगुलेशन 1969 बता दिया गया था कि भैया अगर कोई भी टेरिटोरी एनी रेफरेंस टू ए डिस्ट्रिक्ट और अदर टेरिटोरियल डिवीजन ऑफ द स्टेट शैल बी कंस्ट्रक्टेड एज रेफरेंस टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफ अदर टेरिटोरियल डिवीजन एज एग्जिस्टिंग ऑन 26 जनवरी 1950। तो मतलब अगर सरकार थाना क्षेत्र का बाध्यता भी हटाएगी तो 26 जनवरी 1950 का जो होगा वो होगा। लेकिन अब इसमें भी दो है, थाना क्षेत्र मतलब पब्लिक जो सीएनटी को नहीं जानते होंगे, अंग्रेजों ने जो बनाया था वो है राजस्व थाना, और जब फिर इसमें संशोधन किया गया सीएनटी को तो वो पुलिस थाना किया गया। आप इस बात को समझ। अब जो इसमें जो बातें कही जा रही है, क्योंकि हम लोग संभावनाओं पे ही बात कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है या होने वाला है, तो बात तो वही है जो आप बोल रहे हैं कि 1950 में जो थाना क्षेत्र था उसी को लागू किया जाएगा। ये अभी जो बात हो रही है क्या सर? तो 1950 में राजस्व थाना, हाँ, उसको मानेंगे या 1950 में जो पुलिस थाना था उसको मानेंगे? दोनों में अंतर होता है। ठीक है, अभी हम लोग दोनों को लेकर के चलते हैं। पिछली जो बैठक हुई थी उसमें 1950 का जो थाना है उसी पर सहमति, पुलिस थाना, राजस्व थाना नहीं। जैसे पांडे जी अब एक नया ये ले आए कि उस समय राजस्व थाना भी था, पुलिस थाना भी था। वो आज भी है राजस्व। नहीं, वो उस समय की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो उन दोनों में से कौन थाना तय होगा? वो 1950 में तो राजस्व थाना था। हाँ। हमको जो समझ अभी है वो तो 16 को बैठक में और इसका मतलब क्लियर होगा, जो राजस्व थाना ही ये लोग बनाएंगे, दायरा बनाएंगे उसका। राजस्व थाना को दायरा बनाया जा सकता है। लेकिन 69 में जो संशोधन हुआ था सीएनटी में, उसमें पुलिस थाना कर दिया गया था कि पुलिस थाना को माना। नहीं, तो अभी तो बात वही हो रही है ना पांडे जी की जब अगर ऐसा सहमति बनता है टीएससी की बैठक में तो 1950 वाली स्थिति में जाना होगा। तो 1950 वाली स्थिति में जाएंगे तो फिर राजस्व थाना नहीं, उसमें एक लाइन जुड़ जाएगा। तो उस समय का पुलिस थाना भी था, उस समय भी राजस्व थाना था, तो वो दोनों कर सकती है। ठीक है। हाँ। तो अब ये है कि एक तो इल्जाम चस्पा होगा ही सरकार पे कि ये अमीरों के द्वारा अमीरों के लिए लाया गया संशोधन है सीएनटी में, ये आरोप तो चस्पा होगा ही सरकार पे। भले ही सरकार इसका चूंकि विरोध इसलिए नहीं होगा क्योंकि उतने लोग सड़क पे आएंगे नहीं। एक तर्क ये भी है, तो जब लोग सड़क पे आएंगे ही नहीं तो फिर विरोध कौन करेगा? मतलब मेन जो इस संशोधन से जो लोग, इस संशोधन को सरकार मान लेगी, इसका विधेयक लाएगी विधानसभा में, जब चर्चा होगा तो इस बात को विपक्ष रखेगा ही रखेगा। ये हमेशा से झारखंड में उठता है। वो ठीक है, वो विपक्ष तो चस्पा होगा ही कि भाई अमीरों के द्वारा, अमीर क्यों, मतलब विधायक ही है अधिकतर उसमें टीएससी के मेंबर, वो अमीर हो गए और ये अमीरों के लिए संशोधन लाया गया। पर दो तरह की धारणाएं हैं। एक ये धारणा है कि सीएनटी के चलते आदिवासियत बची रही, और एक ये धारणा है कि सीएनटी और एसपीटी के चलते आदिवासी समाज का उतना विकास नहीं हुआ। ये दोनों धारणा चलती है झारखंड में। अब दरअसल ये है कि एक ये है कि जैसे आपने कहा कि गुमला में कोई गरीब है, वो बेचारा जो बगल का जमीन नहीं खरीद सकता, वो रांची में क्यों आकर जमीन खरीदना चाहेगा? अब देखिए, गुमला में जो एक गरीब है जो रिक्शा चलाकर रांची में आकर अपना जीवन यापन करता है,
वो वहां की जमीन, चूंकि अगर वहां पे पानी नहीं है मान लीजिए, या उसका शहर बसते बसते शहर में आ गया, तो वो उस जमीन को सेल करके अब रांची में ले लेगा, क्योंकि रांची में वो रिक्शा चलाता है, परिवार के साथ रह सकता है, भाड़ा नहीं दे मतलब आप पे बोल रहे हैं कि इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। हर कानून के तो अपने वो जो ये तो हर कानून के साथ मतलब कि ऐसा है। मैं फिर से वही समझना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी पांडे जी ने कहा कि भाई टीएससी में अगर सहमति बनती भी है तो बाद में ये जाएगा सदन के अंदर, डिस्कशन होगा, विधेयक आएगा। क्या फॉर्मेट है? क्या टीएससी डायरेक्ट राज्यपाल को भेजेगा और राज्यपाल के जरिए राष्ट्रपति के पास चल जाएगा, या फिर वो सरकार को भी के पास भी जा सकता है और फिर सदन के अंदर डिस्कशन वगैरह करा करके, क्या नियम क्या है? बहुत क्लियर नियम है। हाँ। टीएससी सलाह देगा, हाँ। उस सलाह को राज्य सरकार को सलाह देगा टीएससी, हाँ। और राज्य सरकार उस प्रस्ताव को राज्यपाल को भेजेंगे। और चूंकि यह संशोधन का जो सीएनटी की धाराएं हैं वो 9th शेड्यूल में है। आप देखे होइएगा कि आरक्षण का जो मुद्दा है उस पर हेमंत सोरेन ने कहा था कि उसको 9वीं अनुसूची में डाल दीजिए, ताकि इस पर न कोई कोर्ट जा सके और न किसी बदलाव का इस पर। हालांकि उस पर भी अब सुप्रीम कोर्ट का अपना टिप्पणी है कि भाई जरूरत पड़ने पे उस पर भी ये हो सकता है विचार विमर्श। इसलिए ये सिर्फ यहाँ करने से नहीं होगा, राज्यपाल भेजेंगे राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति की जब सहमति बनेगी तब जाके ये संशोधन। देखिए, एक कानून है एग्जिस्टिंग, उस कानून में संशोधन लाने के लिए एक कानून बनाना होगा। हाँ। तो वो बिल पास करना ही होगा विधानसभा से, वो राज्यपाल के पास जाएगा, वहां से केंद्रीय कैबिनेट में जाएगा, केंद्रीय कैबिनेट सहमति देगी, फिर लोकसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, तब ये होगा। क्योंकि ये संविधान संशोधन वाली टाइप की बात हो जाती है, सिर्फ एक नहीं कि किसी के सहमति से हो जाए। ठीक है। अब आप इस बात को समझिए, इसके अलावा भी जैसे सीएनटी में ही सिर्फ चर्चा सरकार नहीं करेगी, ये हम लोग मान रहे हैं कि जो 23 नवंबर 2022 को जो बैठक हुई थी लास्ट टीएससी की, वो उसमें जो अनसॉल्व रह गए थे प्रस्ताव, या सरकार नहीं मान पाई थी या सहमति नहीं मान पाई थी, तो उसमें कई महत्वपूर्ण विषय हैं। तो सीएनटी का तो एक तो थाना क्षेत्र का बाध्यता हटाना, एक है एसटी रीजनल बैंक का गठन करना कि भाई आदिवासियों को लोन मिल सके, तो ताकि वो आर्थिक रूप से विकास कर सके। उसके लिए था कि नाबार्ड और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कुछ राशि ली जाए और एक एसटी रीजनल बैंक बनाया जाए जिसका मुख्यालय रांची में होगा। ये भी एक मतलब ये जो एजेंडा है। सीएनटी जमीन के कारण जिनको लोन नहीं मिल पाता है, सीएनटी जमीन को उसमें कहीं टच ही नहीं करना है। मान लीजिए एसटी को किसी भी चीज को लोन लेकर, तो अब वो तो बैंक देखता है कि बैंक किस चीज पे देगा। मान लीजिए सैलरी के अगेंस्ट लोन दिया, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन दिया, तो वो अलग है। इसकी राशि जो है, चूंकि एक बैंक गवर्न होगा तो उसको पैसा चाहिए, तो इसका पैसा के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नाबार्ड संस्थान से पैसा लेके स्टेट रीजनल बैंक बनाने का, मतलब जैसे अलग से थाना है एसटी थाना, उसी तरीके से एक अलग से बैंक रहेगा जो ओवरऑल इन्हीं जैसे कोऑपरेटिव बैंक होता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होता है, तो एक एसटी बैंक होगा, अनुसूचित जनजाति बैंक। मतलब वो सिर्फ एसटी समुदाय को ही मतलब काम करेगा, उनके लिए मतलब जो था। इसके अलावा सबसे जो महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि सीएनटी पे तो सर ने कहा कि इसमें संशोधन हो जाए, कोई विरोध नहीं होगा, सब कहेंगे कि अच्छा हुआ, क्योंकि लोग बहुत इससे परेशान हैं। मतलब तो क्यों इसको अच्छा बोलेंगे लोग, जब रघुवर दास की सरकार में सीएनटी में सिर्फ संशोधन के जिक्र मात्र से इतना हंगामा हुआ और स्थिति क्या बनी सब लोग जानते हैं, तो क्या सिर्फ हेमंत सोरेन के होने मात्र से सब चीजें मतलब एक्सेप्टेबल है? क्या है देखिए, इसमें रघुवर दास का संशोधन और ये जो संशोधन है उसमें थोड़ा सा का बेसिक फर्क है जी, वही समझना चाह रहा। रघुवर दास जो संशोधन सीएनटी में करने जा रहे थे उसमें दो मुख्य मुद्दा था जी। एक मुद्दा था कि आदिवासी जो है पूरे स्टेट में कहीं भी जमीन खरीद और बेच सकता है, तो ये पॉजिटिव था। तो ये तो वही है, मतलब थाना क्षेत्र। लेकिन दूसरा एक और था जी, जो 4 लेन का जो सड़कें हैं और जो महत्वपूर्ण सड़क है उसके 1 किलोमीटर के दायरे में मतलब सीएनटी फ्री लैंड हो जाएगा।
ताकि रघुवर दास की सोच ये थी कि वो जमीन पर हम निवेशक को बुला सकेंगे, निवेशक आएंगे, इंडस्ट्री लगेगा और आदिवासी भी अगर फ्री हो जाएगा तो वो भी अगर अपनी जमीन बेचेंगे तो उनको अच्छा पैसा तो ये इसी पे ऑब्जेक्शन था कि मतलब इससे मतलब इसका नुकसान ज्यादा हो सकता है। आदिवासी की जमीन छीन जाएगी, बड़े पूंजीपति खरीद लेंगे औने पौने दाम में और वो मतलब बिना जमीन के हो जाएंगे। ये मुद्दा था दोनों मतलब ये देखिए, अब पार्टी जब विरोध करती है तो वो घालमेल करती है। अब जैसे अभी बीजेपी की सरकार, रघुवर दास की सरकार संशोधन कर रही थी तो उस समय वो पॉजिटिव था और आप देख लेंगे आने वाले समय में जो ये आदिवासियों के हित में है और होना भी चाहिए, लेकिन इसी का फिर भाजपा विरोध करेगी। ये तब जबकि खुद ये करना चाह रही थी बीजेपी। हाँ। मतलब पॉलिटिकली जो है पांडे जी बोलते हैं कि लीगल हो या नहीं हो, इलीगल हो, मतलब राइट होना चाहिए, उसका बेनिफिट्स क्या मिलता है। आप देखिए कि देश के प्रधानमंत्री लोकसभा चुनाव के दौरान बोल रहे थे कि कांग्रेस आएगी तो मंगलसूत्र छीन लेगी। तो इस टाइप के बयानबाजी तो होते ही रहते हैं। और दरअसल मैंने उस समय जब तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे रघुवर दास, उनका इंटरव्यू किया था बाकायदा और आम भाषा में मैंने उनको कहा था कि आप बताइए ताकि मेरे दर्शक समझ जाए कि आप जो ये सरलीकरण बोल रहे हैं, आप संशोधन बोलते थे तो कोई वो गुस्सा हो जाते थे कि ये संशोधन नहीं है, ये सरलीकरण है। हम बोले ठीक है, सरलीकरण ही क्या करना चाहते। तो एक मोटा मोटी सर बताया कि थाना क्षेत्र का बाध्यता हटता और जो एनएच के किनारे या मुख्य रोड के एक, उन्होंने कहा एक तर्क देके बोले कि आप रांची में ही सीएम हाउस से प्रोजेक्ट बिल्डिंग जाएंगे, बोलिए चारों तरफ आपको दिखेंगे मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स ऊंचे ऊंचे बड़े हुए हैं। जो उसका मालिक है वो अगर जनरल कैटेगरी में आता है, जिसकी जमीन खरीद बिक्री होती है, वो बैठे बैठे 10 लाख 15 लाख रुपया कमा रहा है, रेंट ले रहा है। और वहीं पे जिसका ट्राइबल जमीन है रोड पे बेचारा, और वो मतलब झोपड़ी लगा के बेचारा समोसा तल रहा है, मतलब उसका कॉमर्शियल इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए मैं उनको अधिकार दे रहा हूं। लेकिन सर इस पे चूंकि हम लोग चर्चा कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन सरकार के भीतर खास करके एक चर्चा ये भी है कि निगम क्षेत्र के अंदर जो ट्राइबल जमीनें हैं और जिसका कॉमर्शियल इस्तेमाल हो सकता है या हो रहा है, उसमें भी कुछ बदलाव की बातचीत है। हाँ, बदलाव का है, टीएससी से अलग मसला है। हम जो जानकारी थोड़ी हासिल किए हैं उसमें जो सीएनटी एक्ट जो मूल बना था उस समय जो म्युनिसिपल एरिया था उसको सीएनटी से बाहर रखा गया था जी। ये 1982 में सीएनटी के दायरे में उसको ला दिया गया, मतलब म्युनिसिपल एरिया भी जो है आपका शहरी जो क्षेत्र है वो सीएनटी के दायरे में आ गया और इसका भारी खामियाजा आदिवासियों ने भुगता है। अब शहरी क्षेत्र में अगर आदिवासी की जमीन है वो न बिक सकती है न कि वो खरीद सकता है, तो उसका तो दाम बहुत कम मिलेगा। तो ये मतलब जो आप बोल रहे हैं इस पर भी सरकार के अंदर मतलब उच्च स्तर पर इस पर विचार विमर्श हो रहा है, क्योंकि अब मान लीजिए रांची है, अब रांची में क्या कहते हैं करमटोली में किसी आदिवासी की जमीन है और उसको अगर वो फ्री कर देता है शहरी क्षेत्र के अधीन का जमीन, तो वो तो मतलब जो सामान्य नहीं, और फ्री करने की बात को अगर थोड़ा सा इसको अलग रखें, कॉमर्शियलाइज करने की जो बातचीत है कि वहां से टैक्सेबल उसको कर दिया जाए, उस हिसाब से वो करना भी चाहिए और ये सरकार की अच्छी सोच है जो कमर्शियल और इन जनरल में आदिवासी को छोड़ दीजिए। मतलब अगर आप किसी मॉल को का उदाहरण ले लीजिएगा तो मान लीजिए जो अगर 1 एकड़ में कोई मॉल बना हुआ है तो उसका रेंट कितना होता है, 2 रुपया 2.5 रुपया 3 रुपया पर एनम, लेकिन उससे जो मॉल बनाया है जो पूंजीपति जो उद्योगपति वो लाखों करोड़ों में खेल रहा है। हमको ये एक उदाहरण हम याद आ रहा है कि जब मारुति 800 के क्रय पर जो शुल्क लगता था डीटीओ में, और बीएमडब्ल्यू का भी वही शुल्क था, तो सरकार ने गाड़ी के कीमत के अनुसार
मतलब रजिस्ट्रेशन फीस को निर्धारित किया फिर से। मतलब जितनी महंगी गाड़ी होगा उसका रजिस्ट्रेशन शुल्क उतना ज़्यादा लगेगा। तो यह जो कमर्शियलाइजेशन की आप बात कर रहे हैं, जिस पर कमर्शियल यूज होगा, तो खेती योग्य भूमि पर रेंट कम लगेगा, कमर्शियल जमीन पर ज़्यादा लगेगा, तो ये गलत भी नहीं होगा। अच्छा, पांडे जी एक और सूचना दे रहे हैं जो बड़ी खबर है। सबसे बड़ी बात है कि जो एक ऐसा विषय है, पता नहीं क्यों नेता, तो मैं मानता हूँ कि मुझसे जानकार हो, और सीएनटी में एक प्रावधान है कि 5 साल का ही वो लीज दे सकता है। हाँ, अगर इस अवधि को बढ़ाया जाए तो भी इससे आदिवासी समाज को बहुत फायदा है, क्योंकि 5 साल के लिए कोई भी जमीन लेकर उस पर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करके नहीं करना चाहता। सरकार भी मिनिमम जो जमीन दी है, मैं डाटा उठा रहा था, 35 साल का, कि वो किसी प्राइवेट पार्टी को देती है डेवलप करने के लिए, मान लीजिए होटल बनाने के लिए, चाहे कुछ बनाने नहीं, लेकिन उसको फिर रिन्यूअल कर दिया जाता है। अगर आप जमीन ले रहे हैं और एजुकेशन पर्पस से, और जो पर्पस बता करके आप जमीन एक्वायर कर रहे हैं, और वो अगर आप काम कर रहे हैं तो फिर रिन्यूअल होता है। नहीं, वो सरकार करती है। हाँ, और सरकार यहाँ 1 to 1 है लीज। जैसे हम अपनी जमीन को लीज पे किसी को दे सकते हैं, तो हम बस लीज का जो टैक्स होता है वो जाके जमा करते हैं, उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। तो वही अभी लिमिटेशन 5 साल का, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। खैर छोड़िए, पेशा कानून को लेकर कल मतलब 16 तारीख को बहुत बड़ी जद्दोजहद होगी। क्यों? क्योंकि एक है पी पेशा, द प्रोविजन ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, और जो सरकार मतलब या विचार कर रही है, जो चर्चा होगी, वो है झारखंड पेशा रूल 2022। अब इसमें अंतर क्या है? अगर पी पेशा पूरी तरीके से लागू हो जाएगा झारखंड में, तो सरकार के राजस्व में बेतहाशा कमी आ जाएगी, बहुत कम हो जाएगा सरकार के पास। मतलब वो माइक्रो लेवल पे वो पैसे जाएंगे। हाँ, फिर वो ग्राम सभा और बाकी। हाँ, अब उसमें भी एक ये है कि ग्राम प्रधान की परिभाषा क्या होगी। ट्राइबल समाज में ग्राम प्रधान जो ट्रेडिशनल है व्यवस्था, उसमें मानकी, मुंडा, उसके अलावा डोकलो और इस तरीके का है, और सरकार क्या कहती है कि ग्राम प्रधान का चयन होगा। तो वो सिस्टम को लेकर एक जीच बना हुआ है, क्योंकि कई बार आदिवासी समाज के लोग, आपको कई लोग ऐसे दिख जाएंगे जो ये भी तर्क देंगे कि रांची नगर निगम में तो चुनाव होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये शेड्यूल है। यहीं पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। हाँ, तो वो दरअसल उसी का तर्क देते हैं। तो इस मुद्दे पर, और चूंकि पेशा कानून 5th शेड्यूल जब अटल जी 1996 या उसके समय जो बना, उस समय भी बिहार ने जो अडॉप्ट किया, और झारखंड जब 2000 में बना और 2022 में इसको लिया, तो सिर्फ सिंगल सीट को रिजर्व किया। इसमें सिर्फ ट्राइबल की परिभाषा नहीं है पी पेशा में, इसमें यह है कि मान लीजिए कि पहाड़िया अगर उस क्षेत्र में है तो वो वहां का हो जाएगा, जहां का जो मूलवासी है। सिर्फ एसटी बोल के, अब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कोई मुंडा है यहाँ और मुंडा वहां भी जाके लड़ लेगा, ऐसा नहीं। वो क्षेत्र का मतलब जिस क्षेत्र का है, मुंडा, सोरेन, वो मतलब इस तरीके से वर्गित किया गया है। तो अब सरकार चूंकि एक तो पैसे की कमी से जूझ रही है, बार बार कर रही है 1,36,000 करोड़ दो, 1,36,000 करोड़ दो, उसमें अगर पी पेशा के प्रोविजंस को लागू कर दिया गया, हाँ, तो सरकार के पास बालू नहीं बचेगा, सरकार के पास दारू नहीं बचेगा उस क्षेत्र में, सरकार के पास हटिया जो लगता है वो क्षेत्र में बाजार, उसका मतलब खनिज संपदा वगैरह सब पर जो है, नहीं, वो मेजर माइनर मिनरल्स वो अलग आ जाएंगे। जो हम मिनरल्स जो मेजर नहीं है, माइनर है, उस पे, उसके अलावा वन उत्पाद अभी जो है उसका रेट फिक्सेशन, उनका सब कुछ वो देख रेख करेंगे। इसके अलावा क्या है कि उसमें एक और प्रोविजंस को लोग, अब चूंकि संविधान की हर कोई व्याख्या करता है, कोई सही करता है, कोई गलत करता है, और इसी बात को लेकर कोर्ट में लोग जाते हैं, और उसका जो व्याख्या आता है उसको माना जाता है कि सही व्याख्या जज ने किया। उसमें भी अब ये है कि कोई भी डेवलपमेंट कार्य होगा तो वो सब चीज मतलब वहाँ के स्थानीय लोग ही तय करेंगे, उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। बस सिर्फ ये मतलब पेशा को पी पेशा को लेकर कोई तर्क दे रहा है।
अब इन सब के अलावा एक क्या है कि ललपनिया जो लुगुबुरु है वहां पे पन बिजली परियोजना का चल रहा है। कुछ लोग उसको विरोध कर रहे हैं कि भाई हमारा जो धार्मिक स्थल है आदिवासियों का उसमें इससे उत्पन्न बाधा हो रही है और इसको हम लोग को पन बिजली परियोजना को बंद, उस पर भी डिस्कशन होना है क्योंकि वो डीबीसी और भारत सरकार मिलके बना रही है, तो उस पे भी डिस्कशन होगा। उसके अलावा एनिमल इंश्योरेंस को भी लेके होगा। तो ऐसी कई कई चीजें हैं जिसपे डिस्कशन होना है। अबुआ बीर दुसुम योजना जो है कि भाई जो वन अधिकार योजना के अंतर्गत जो लोग रह रहे हैं आदिवासी समाज के लोग या जो भी वन में रह रहे हैं बहुत सालों से, बहुत मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी, पर उनके पास कोई कागज नहीं है या उनकी जमीन नहीं है पर वो रह रहे हैं, तो क्या सरकारी पट्टा से मतलब सरकार जमीन उनको दे, जैसे हर जगह ही इसका प्रोविजन होता है, तो उनका पट्टा देने, या जो पुरखों से रह रहे हैं उनको मतलब जमीन का मालिकाना हक मिले। तो ये कई मुद्दों पर इन सब चीजों पे डिस्कशन हो रखा है पहले से पिछली बैठक में, क्योंकि अभी जैसे हम लोग जिस मसले पे बात कर रहे थे कि सीएनटी में संशोधन की बात हो रही है, खास करके थाना क्षेत्र की जो बाध्यता है उसको समाप्त करने की, और इस पे बातचीत हो चुकी है और अब सिर्फ उस पे मुहर लगाने की बात है कि भाई इसको ये करके आगे बढ़ाना है। टीएससी जो है अब फिर नहीं ऐसा संभव नहीं होगा क्योंकि उस समय टीएससी के मेंबर कुछ और थे, अब कुछ नए ऐड ऑन हुए, मतलब वो ये सब मुद्दा जो है ना वो लगभग हाल के सभी टीएससी में सीएनटी, पेशा, ये सब राइट टू फॉरेस्ट एक्ट जो है, वनाधिकार अधिनियम, सब पर चर्चा होते रही है। इस बैठक का मूल विषय ये है कि इन महत्वपूर्ण विषयों पर हम ठोस निर्णय लेके सरकार को रिकमेंड करेंगे और सरकार को बात किसी करेंगे बिंदु पे पहुंचना है। हाँ, और सरकार को बात करेंगे कि वो केंद्र सरकार से मतलब राष्ट्रपति से इस पर सहमति लेके इसको लागू करें। मतलब अब सिर्फ चर्चा का दौर ही नहीं है, मतलब एक बिंदु तक पहुंचना है। तो देखिए क्या कुछ होता है, क्योंकि बड़ा मुद्दा था सीएनटी में संशोधन को लेकर के, खास करके जो थाना क्षेत्र की जो बाध्यता है उसको समाप्त करने पे जो विचार करने को का जो संकेत मिल रहा है उस पे हम लोग बातचीत कर रहे थे। और अब तक आप इस लाइव में बने रहे, इसके लिए आपका शुक्रिया।